हाय एवरीवन। और आज की क्लास में विद्यार्थी हम राजा किसान और नगर हमारा ये चैप्टर 2 है। इसको आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज इसको कैसे भी करें ख़त्म कर देंगे, बस 10-15 मिनट का टॉपिक है, इसको ख़त्म हो जाएगा। फिर से हम इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करवाएंगे। अभी चैप्टर 1 का करवा ही रहे हैं, जब वो 1 हो जाएगा तो आपका 2 का भी करवाएंगे। उसके बाद से विद्यार्थी आपको नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, ठीक है ना, यानी कल से। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा कैसे आज चैप्टर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम थोड़ा सा लास्ट वाला बचा है, उसी को ठीक है ना, ये वाला बचा है। इसको रखते हैं इधर और चलिए अपना काम करते हैं शुरू। ठीक, कह रहा है कि अभिलेख अभिलेख साक्ष्य की सीमा, ठीक है ना। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कहने का मतलब ये विद्यार्थी कि अब हम लोग जान गए हैं कि अभिलेखों से कोई भी जानकारी प्राप्त करने की वो लिमिट होती है कि हम इतना ही जान पाएंगे, उससे बेसी नहीं जान पाएंगे। एग्जाम्पल में कहने का मतलब ये है कि अभिलेख में आप जो लिखिएगा हम उसी को पढ़ के उसी के बारे में जान पाएंगे ना, दूसरा कुछ तो जानेंगे नहीं, ठीक है ना। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है, यानी कभी कभी इसको पढ़ने में परेशानी भी होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। यानी कहने का मतलब ये है, कभी कभी अभिलेख जब लिखा जाता था तो अक्षर को जो यानी जो अभिलेख ऐसे लिखते थे तो खोद के लिखते थे ना, छेनी हथौड़ी से जो भी करते थे खोदिए के तो लिखते थे, तो वो कभी कभी ना एकदम छोटा छोटा मतलब कि अथी करते थे, खोदते थे। इसके चलते ना वह समय के साथ साथ मिटा जाता था, ठीक है ना। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। यानी कहने मतलब है आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा छेनी हथौड़ी से लिखिएगा तो वो समय के साथ साथ का उसका वो भर जाएगा प्राकृतिक द्वारा। मान लीजिए हवाएं चलेंगी, मिट्टी ओटी बढ़ेगा, बारिश पड़ेगा, सब उड़ उस पर तोपेगा और समय के साथ साथ वो भर जाएगा, वो पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हम अभिलेख पढ़ते हैं तो अभिलेख पे क्या लिखा है उसको हम सही तरीके से जान नहीं पाते। बोलिए कहाँ नहीं जान पाते हैं, कभी कभी परेशानी क्या होता है। मान लीजिए जो चीज़ आज समय में, जैसे मान लीजिए हम लोग टैक्स हिंदी में कर बोलते हैं, इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, तो आज हम इसको कर मीन्स क्या हम लोग टैक्स समझते हैं ना। तो क्या आज से 2000 साल पहले चाहे 3000 साल पहले कर मीन्स टैक्स होता होगा या फिर कुछ और होता होगा। यानी समय के साथ साथ भाषाएं भी बदलती है और जो हमारा बोलने का तरीका होता है ये सभी आम चीज़ें भी बदलती रहती है, ठीक है ना। आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने के वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं, ठीक है ना। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अधिकांश मात्रा में अभिलेख मिला है, हजारों की मात्रा में अभिलेख मिला है, लेकिन हम उसमें से कुछ ही अभिलेख को पढ़ पाए हैं, सबको नहीं पढ़ पाए हैं। चाहे उसका अभिलेख को हम दूसरे भाषा में उसमें क्या लिखा हुआ है दूसरे भाषा में लिख पाए हैं, बस कुछ ही का किए, सबका नहीं किए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये वास्तव में लोग जो राजा थे वो अपने अभिलेख लिखवाते थे तो हजारों की मात्रा में हर जगह लिखवाए होंगे। तो हो सकता है कि मान लो 1000 अभिलेख लिखवाया गया और 1000 अभिलेख में से 800 अभिलेख समय के साथ गायब हो गया, उसमें से हमको 200 अभिलेख मिले चाहे 100 अभिलेख मिला है, तो हमको उस पूरे समूह का एक छोटा सा चीज़ मिलता है, ठीक है ना।
इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्व मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया ही होगा। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा अभिलेख है, अभिलेख में हमको ना सिर्फ क्या चीज़ मिलता है, जो उस समय महत्वपूर्ण काम होती थी उसका मिलता है। छोटा मोटा काम, दिनचर्या वाला काम, ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। जैसे मान लीजिए किसान है, तो किसान कैसे खेती करता है, जैसे बैल से करता है या फिर खुद से अपना आप से करता है या फिर जो भी होता है, मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं मिली है। ठीक है ना। सिर्फ हमको क्या मिला है, तो बड़े मुद्दा मिला है, चाहे इसको जो शासक बनाया है वो अपने बारे में ही लिखवाया, अपना ही ज़्यादा प्रशंसा उसमें करवाया है। ठीक है ना, यही जानकारी मिली है। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे, यानी अभिलेख में उसी व्यक्ति का विचार व्यक्त होता है जो उस अभिलेख को बनवाते थे। जाहिर है आप भी किसी भी अभिलेख को बनाइएगा और उसको मंदिर, चाहे मंदिर करना है, मतलब चौरास्ता पर लगाने के लिए, तो आप उसमें तो अपना तो बुराई तो नहीं लिखिएगा, हकीकत बात है, आप अपना अच्छाई लिखिएगा। ठीक है ना। इसीलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत को बेहतर ज्ञान हो सके। यानी कह रहा है कि इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हम हो सके। यानी कह रहा है कि हम सिर्फ अभिलेख के माध्यम से एक चीज़ को पढ़ के नहीं बता सकते हैं कि उस समय क्या होती थी। हम लोगों को दूसरे पे भरोसा करना होगा, दूसरे चीज़ों पे भरोसा करना होगा कि उस समय होता क्या था। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। यानी कहने मतलब ये है, सिर्फ हमको अभिलेख से नहीं, राजनीतिक और आर्थिक के बारे में सिर्फ अभिलेख से नहीं पता चलता है। ठीक है ना। साथ ही इतिहास का प्राय प्राचीन और आवर्चीन दोनों प्रकार के प्रमाणों का आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकारों प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इतिहासकार थे, अगर पहले अभिलेख पढ़े थे ना, ये लोग सोचते थे ना कि अभिलेख में हम राजा के बारे में पता करेंगे, यानी कौन राजा लिखवाया था, कब लिखवाया था, कितना युद्ध किया था, क्या सुधार किया था, इसके बारे में इन लोगों का, हमारे इतिहासकारों को इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। ठीक है ना। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। ठीक है ना। हाल के दशकों में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर है। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनः विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियाँ विकसित हुई। कहने का मतलब ये विद्यार्थी कि जो हमारे इतिहासकार थे पहले किसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, राजाओं के बारे में। ठीक है ना, कि इतिहासकार में किस राजा के बारे में क्या लिखा है, अभिलेख के लिखा होता था, जो राजा था वही लिखा होता था। तो लेकिन अब हमारे इतिहासकार कहते हैं कि हम लोग फिर से इतिहास को पढ़ेंगे, यानी पीछे चलेंगे और ना हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका जाकिर नहीं है। जैसे मान लीजिए किसान हो गया, गरीब आदमी हो गया, ये इन लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी। ये लोग की स्थिति कैसे थी, ये लोग कैसे रहते थे। ठीक है ना, क्या इन लोग की आर्थिक स्थिति सही थी, इन लोग के बारे में हमारे इतिहासकार इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये देख लीजिए आपका अभिलेख है, इसमें क्या लिखा है हमको नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, आपको इसको याद करना होगा। आपको हम बता दे रहे हैं कैसे याद करना है, इसमें क्या है समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास है, और यहाँ पर समय दिया है, लगभग में दिया है, कंफर्म नहीं है, लगभग में मिलेगा आपको। ठीक है ना। 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व समय दिया है। इस समय क्या हुआ था, धान की रोपाई हुई थी। ठीक है ना, रोपाई की शुरू हुई थी और गंगा घाटी में नगरीकरण हो गया था, नहीं बड़ा बड़ा नगर और बनने लगा था, महाजनपद बनने लगा था और आज सीके का विस्तार हुआ था। ये सब आपको इसे याद करना होगा। ठीक है ना। यानी ये समय दिया है, इस समय क्या हुआ था, ये सब दिया है। जैसे 500 से लेकर 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ बन गई। ठीक है ना, ये सब दिया है। थोड़ा भाई का फोन आ रहा है। ठीक है ना, हो सकता है इसको रोकते हैं। ठीक है ना।
ये आपका दिया है यहाँ पर 327 से लेकर 325 ईसा पूर्व में क्या होता था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, ठीक है ना। उसके बाद 321 ईसा पूर्व में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य होता है, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनाता है। उसके बाद में 272 से लेकर 268 या 321 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन था और मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ 185 में, ठीक है ना। ये सब आपको देखना होगा, याद कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। इधर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना, हर लेकिन सवाल पूछता है। कनिष्क का राज्य 78 ईसा पूर्व में हुआ था, 78 ईस्वी में था। याद कर लीजिएगा, कोई देता रोज 5 याद करिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। और गुप्त शासन का आरंभ यहाँ पर, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, दक्कन के वाकाटक, ये सब आपको याद करना है भाई। कर्नाटक में चालुक्य का उदय और तमिलनाडु में पल्लव का उदय, कौरव में राजा हर्षवर्धन, चीनी स्वयं संख्या तरह आरोप विजय, ठीक है ना। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा, ऐसे याद करना होगा। जैसे मान लीजिए 1810 में क्या हुआ था, कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा में 8000 अभिलेख एकत्र किए थे, ठीक है ना। और जेम्स प्रिंसर द्वारा अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख का अर्थ निकाला गया है 1838 में। ये आपको याद करना होगा, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। एक बात सुन लीजिए, आपको हम बता रहे हैं दोस्त कि अगर कोई आपसे कहेगा, अगर कहीं आप वीडियो देखे होगा, अभी देखिए मेरा भाई का कॉल आया था, तो कॉल आया था ना, हकीकत क्या है ना कि कॉल आया था उसका, तो हमको एक कंप्यूटर चाहिए ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए। तो कल हमको पैसा दिया था कि लो जाओ किन के ले आओ गीजर। आखिरी में मेरा मन बदल गया, कारण क्या था ना कि कर्जा है और उस कर्जा को देना है, कर्जा को देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बात, जो कहानी बहुत लंबा है, शॉर्ट में समझ लीजिए। जो मेरा पड़ोसी है वह मतलब पीठ पीछे बहुत अथी किया है सब, तो उस सब का चर्चा नहीं करें तो बढ़िया रहेगा। संदेह को हम बता देना चाहते हैं कि बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, और अभी थोड़ा सा परेशानी चल रहा है। परेशानी क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, फिर ठीक हो जाएगा, कुछ समय की बात है। अभी मेन हमारे सामने मुद्दा क्या है ना कि अभी हम लोग का घर बनवाना है। 2 साल बाद घर बनना शुरू होगा, माटी उटी गिरा दिया गया वहाँ पर। जब मेरा घर बन जाएगा और हम तैयारी करते हैं SSGD का, और इस साल अगर मेरा रिजल्ट एग्ज़ाम दिए थे, इस बार नहीं हुआ, अगला पे कोशिश करेंगे कि 90% ना 100% उम्मीद है कि SSGD में मेरा रिजल्ट आएगा। आर्मी GD में बहुत आसान एग्जाम होता है, निकाल देंगे रिजल्ट। इस बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो सोचे हैं ना कि फरवरी में एग्ज़ाम है, फार्म आएगा भरने के लिए, और मान लीजिए 4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, यानी 2027 के लास्ट तक हमको ज्वाइनिंग कर लेना है। और जब ज्वाइनिंग मेरा हो जाएगा ना, तो भाई साहब जाएंगे 4 साल के लिए अग्निवीर में, और 4 साल तक गाँव में आइबे ना करेंगे, और वहाँ पर हम जाएंगे काम में नौकरी करेंगे, और हम पैसे घर भेजेंगे, मेरा मकान बन जाएगा। उसके बाद घर आएंगे, तब एक खूबसूरत स्टूडियो बनवाएंगे ऑनलाइन क्लास करने के लिए। हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, अभी कुछ मजबूरियाँ है, पैसा ना है, इसीलिए बहुत सारा काम नहीं हो पाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास तो पढ़ाएंगे ज़बरदस्त। आप देख लीजिएगा, बिहार में संगीता क्लासेस से ब्रांड खड़ा करना है और करके दिखाएंगे। बस अभी साल 2026 चल रहा है, चलिए ठीक है, कहानी ख़त्म होता है। और समथिंग ऐसे ही समथिंग दिक्कत सबके लाइफ में होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई बात कहेगा कभी कि हम इस समय हमको इतना पैसा के लिए रोए थे, नहीं था, हमको मारा गया था, तो आप इसको हकीकत मानिएगा, ऐसा हो सकता है, हुआ है। ऐसा हम भी सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है भाई, हो सकता है। पैसा ऐसा चीज़ है। चलिए मन लगा के पढ़िए, चैप्टर 3 हम शुरू करेंगे कल, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं आपसे।